सुप्रीम कोर्ट ने एंड ऑफ लाइफ वाहनों पर बड़ा और अहम फैसला सुनाया है, जिससे लाखों जो है वाहन मालिकों को राहत मिली और कई गाड़ियां जो हैं वो सीधे कार्रवाई के दायरे में भी आ गई। अब सवाल ये नहीं है कि गाड़ी कितनी पुरानी है, बल्कि ये है कि वो BS4 या BS6 मानकों पर खड़ी उतरती है या नहीं। आखिर कोर्ट ने क्या बदला, किसे राहत मिली और किसे सतर्क होने की ज़रूरत है, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करते हैं। असर गाड़ियों का मसला जो है वो लगातार जो है बदस्तूर जारी है, और पॉल्यूशन प्लस ऑटो सेक्टर और जिस तरह से पूरी कहानी जो चल रही है, आप समझाइए सर क्या है ये मामला। ये पॉल्यूशन और AQI के लेवल जिस तरह से शूट अप किए हैं, जहरीली हवा जिस तरह से दिल्ली NCR की कम से कम बात अगर करें हम, तो केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, पूरे NCR के लिए और फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए, सबके लिए पिछले कुछ अगर आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर से, तो लगातार सबसे बड़ा मसला यही बना हुआ है कि आखिर पॉल्यूशन से निपटा कैसे जाए जी। उसके लिए कई कदम सरकार ने उठाए। ग्रैब के जो नियम है वो ग्रैब 4 दिल्ली में लागू इम्पोज किया गया, और फिर कल सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेके सुनवाई हुई और वहाँ कई बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अब आपने सुप्रीम कोर्ट की बात छेड़ दी है सर, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये हम अपने व्यूअर्स को बता दें। कहा है कि BS4 और BS6 मानक वाली गाड़ियों पर सिर्फ उम्र के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी, यानी जो उसका एज है उसके आधार पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन BS4 से नीचे यानी BS3, BS2, BS1 वाली गाड़ियों पर जो है सरकार कार्रवाई कर सकती है। अब जैसा कि मैंने ओपनिंग में बोला था प्रवीण सर की एंड ऑफ लाइफ, अब एंड ऑफ लाइफ वाहन किसे कहते हैं ये मैं बता देता हूँ कि देखिए दिल्ली NCR में कई सालों से यह नियम है सर कि 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियाँ और 15 साल से पुरानी जो पेट्रोल गाड़ियां हैं वो सड़कों पर नहीं चल सकती हैं। इन्हें एंड ऑफ लाइफ जो है व्हीकल कहा जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है सर कि सिर्फ उम्र के आधार पर गाड़ी हटाना सही है, या गाड़ी कितना धुआं देती है, एमिशंस मतलब देती है, पॉल्यूशन क्रिएट करती है, वो बड़ा एक फैक्टर होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल फैक्टर यही होना चाहिए कि गाड़ी की गाड़ी कितनी फिट है, गाड़ी क्या वाकई पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पहले ये फैसला आया था इसी साल के मिडिल में कि जहाँ पे कि ऐसी सभी एंड ऑफ लाइफ गाड़ियाँ जिनकी 15 साल से ऊपर की पेट्रोल या 10 साल से ऊपर की डीजल, इनको अगर सड़क पे चलाते हुए पाए गए तो आपको सीज किया जाएगा, इम्पाउंड किया जाएगा, आपको तेल नहीं भरने दिया जाएगा। ऐसे नियम आए और उसके बाद एक बड़ा बवाल मचा और फिर सरकार ने इन नियमों को नवंबर तक के लिए सस्पेंड किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब BS3 तक की व्हीकल के साथ आप ये जो है सख्ती कर सकते हैं, लेकिन BS4 और उसके ऊपर की जो गाड़ियां हैं वहाँ पे आपको अभी ढील देनी होगी। इन गाड़ियों को चलने का आपको अधिकार देना पड़ेगा, और एक वैलिड जो PUC है उसको भी एक वो बनाया गया है कि PUC अगर किसी गाड़ी का नहीं है तो उसको तेल भरने की इजाज़त नहीं मिलेगी। और ये कोई पहला मामला नहीं है सर, इसके पहले जो पूर्व जो CGI रह चुके हैं BR गवई साहब, उन्होंने भी ये बात कही थी कि किसी गाड़ी से कितना प्रदूषण होता है ये सिर्फ उसकी उम्र यानी एज देख कर जो है तय नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था, समझाया था कि देखिए कोई गाड़ी 1 साल में 30,000 किलोमीटर तक चलती है, वहीं दूसरी गाड़ी 5 साल में ही मान लीजिए 15,000 किलोमीटर नहीं चलती है। तो ऐसे में ये जो तुलना कहना कि पुरानी है इसलिए प्रदूषण ज़्यादा कर रही है, ये बात जो है हमेशा जो है सही साबित नहीं हो सकती है। तो CGI साहब ने भी इस बात को कहा था, और करंट जो CGI साहब हैं वो भी इस बात को स्टैंड करते हुए देखना है। नहीं, बिल्कुल ये एक पॉलिसी लेवल का ऐसा सवाल है जिस पे सरकार को गौर करने की ज़रूरत है। भले ऐसा हो सकता है कि ऑटो कंपनियां इस बात के लिए राज़ी ना हो और एंड ऑफ लाइफ जो व्हीकल वाला कॉन्सेप्ट है उसको वो समर्थन दें कि साहब 15 साल पेट्रोल और 10 साल डीजल गाड़ी चलेगी, इसके आगे नहीं चलने दी जानी चाहिए जी। लेकिन अब आप एक आम आदमी के नज़रिए से सोचिए जिसने ठीक से, और ये बात हम बार बार इस न्यूज़ रूम में भी आप चर्चा करते रहते हैं कि विशाल, अगर मान लो कि अगर कोई 10 लाख की गाड़ी खरीदता है और विदिन 7 साल या 10 साल के भीतर उसको फिर हटाना पड़ जाए तो कितना महंगा पड़ता है उस व्यक्ति पर। खासकर अगर वो व्यक्ति अगर मिडिल क्लास से आता हो तो समझिए कि 1 साल में 1 लाख रुपए की मार उस पर पड़ रही है। बिल्कुल, वो होल्डिंग कॉस्ट है आपको, आपके पास आपको गाड़ी रखने की। अगर आप अच्छी तरह से मेंटेन करके, लोग पॉल्यूशन भी कराते हैं चेक, उसका सर्टिफिकेट भी लेते हैं क्योंकि जगह जगह चेक होते हैं। कोई भी व्यक्ति जिस हिसाब से जितने ऊंचे जुर्माने किए गए हैं नए मोटर व्हीकल एक्ट में, उस हिसाब से कोई भी व्यक्ति ऐसा बहुत ही लापरवाह लोग होंगे जो PUC नहीं कराते। अदरवाइज तो सारे लोगों की गाड़ियों के PUC भी हैं जो चेक होके आ रहे हैं आपके कि साहब आपकी गाड़ी जो प्रेस्क्राइब्ड एमिशन नॉर्म्स है उसके भीतर आपकी गाड़ी एमिशन कर रही है, गाड़ी फिट है एकदम,
अगर आप उसकी फिटनेस चेक कराएंगे तो गाड़ी की फिटनेस प्रॉपर है। जी। ऐसी गाड़ियों को चलते रहने की इजाज़त क्यों नहीं दी जानी चाहिए, ताकि कंज्यूमर का, देखिए सरकार ने जब जीएसटी का बोझ घटाया तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था या मकसद ये था कि लोगों के पास पैसे बचें, लोगों का जो लिविंग का जो खर्च है, रहने का खर्च है, वो कम हो। ये भी उसी का दरअसल पार्ट है। अब तमाम लोगों के पास कारें हैं जिसमें मिडिल क्लास से लेकर लोअर मिडिल क्लास तक के लोग हैं, कम से कम एक कार लोगों के पास है। इन लोगों का आपका जो बर्डन है, अगर 6-7 साल में 8 साल में अगर किसी को गाड़ी बेचनी पड़ती है तो गाड़ी की पुरानी कार की कीमत आप नई खरीदिए 6 या 7 साल में 1/3 के आसपास कीमत रह जाती है। आप समझिए कि उसकी होल्डिंग कॉस्ट कितनी बैठती। गाड़ी ठीक हो लेकिन आपको बेचनी पड़ेगी, क्योंकि आपके सामने मजबूरी है कि आप गाड़ी को उसको चला नहीं सकते, क्योंकि एंड ऑफ लाइफ वाला मामला क्योंकि है। आपकी गाड़ी की वैलिडिटी खत्म हो गई, उसके लिहाज से आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, आपकी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सटेंड नहीं तो होगा। इसका वे आउट क्या है? आप क्या चाहते हैं कि एंड ऑफ लाइफ वाली जो सीमा है उसको अब बढ़ाया देखिए, जाए? उसमें भी मसला एक और भी है। मान लीजिए आप दिल्ली एनसीआर में गाड़ी को बंद कर देते हैं कि साहब यहाँ 10 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी, लेकिन दूसरे स्टेट्स में तो ले जाता है व्यक्ति बिल्कुल। कम अब दाम आप पे। क्या कीजिए उसमें कि आपने यहाँ से एनओसी निकलवाइए जी। दूसरे स्टेट में, या आपका जो होम स्टेट हो, सपोज मान लीजिए दिल्ली में आप रह रहे हैं, आप हैं बिहार के या यूपी के, जी। आप वहाँ पे अपने गांव या अपने शहर में वहाँ पे जो भी घर है वहाँ ट्रांसफ़र कराइए। उस स्टेट का फिर आप रोड टैक्स भरिए, दोबारा रजिस्ट्रेशन कराइए, फास्टैग से लेके नई नंबर प्लेट सारे कराइए, नया इंश्योरेंस कीजिए, और तब उस गाड़ी को 5 साल चलाने के लिए आपको फिर फिटनेस मिल जाती है या चलाने के लिए वैलिडिटी मिल जाती है आपकी। जी, जी। तो ये 2 तरह के मापदंड या जो नियम हैं, इसका क्या मकसद है? अगर आप दिल्ली एनसीआर में नहीं चलाने दे रहे तो पूरे देश में मत चलाने दीजिए, या बाकी के एनसीआर से बाहर निकलते तो गाड़ी, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी फिर अपने लोकल उसमें ही कराते हैं, ताकि उनको 2 बार रजिस्ट्रेशन ना कराना पड़े। जो लोग बहुत दूर की सोचते हैं वो इस तरह से भी करते हैं, जी। रहते हैं मान लीजिए एनसीआर में, लेकिन गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वो जिस मूल जिले से हैं वहाँ बिहार का, कराया, जी। और वहाँ से फिर गाड़ी को अपना दिल्ली में ला के चला रहे हैं, और फिर जब 10-12 साल हो गए तो गाड़ी को गाँव भेज दिया, लेकिन वो दोबारा रजिस्ट्रेशन या एनओसी का आपका झंझट खत्म हो गया। एग्जैक्टली। और उसमें बहुत मोटा पैसा लगता है सर, अच्छा खासा पैसा जी, लगता है जी, उसमें। जी। सर एज के लिहाज से गाड़ी की जैसे एज होती है उसके हिसाब से जो नई गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट करके आपकी रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट निकाली जाती है जब आप किसी इंटर स्टेट आप जब गाड़ी पुरानी रहेगी और जो कैलकुलेशन है वो नए आधार नई गाड़ी के आधार पर उसमें डेप्रिशिएट होता है, लेकिन डेप्रिशिएट करके उसको आप कैलकुलेट, लेकिन दोबारा खर्चा तो हो जाता है ना सर, और पूरा खर्चा ताम झाम हो जाता है। चलिए एक और खबर है सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही है। NHAI यानी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और दिल्ली नगर निगम यानी MCD से कहा है कि वे दिल्ली की सीमाओं पर, यानी जो बॉर्डर है वहाँ पर मौजूद जो नौ जो टोल प्लाजा है उसके बारे में गंभीरता से सोचें। कोर्ट ने पूछा कि क्या इन टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है या दिल्ली से बाहर कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है, यानी ये आप प्लीज़ बताइए। अब इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि टोल प्लाजा पर जो गाड़ियाँ रुकती हैं, लंबी लंबी कतारें हो जाती हैं, वहाँ लोग खड़े रखते हैं अपने वाहन को, गाड़ी का इंजन ऑन रहता है, उससे पॉल्यूशन क्रिएट होता रहता है, और वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है पूरे दिल्ली NCR में पॉल्यूशन कराने का। आप कैसे देख रहे हैं सर इस गाइडलाइंस को भी? नहीं, बिल्कुल, ये तो कई बार ये मसला उठा है पहले भी कि जो दिल्ली में जो कंजेशन होता है बॉर्डरिंग स्टेट से दिल्ली में आने वाले व्हीकल जहाँ पे बॉर्डर पे रुकते हैं दिल्ली के, वहाँ पे चेक पॉइंट या आप कहिए कि ये टोल प्लाजा बने हुए हैं, उसकी वजह से जाम की मैसिव समस्या क्रिएट होती है। अगर आप गुड़गांव और दिल्ली के बीच के बॉर्डर पे जो जाम है वहाँ आप देख लीजिए, आप शाम को निकलना या सुबह जाना वो एक हरक्यूलियन टास्क है उसको करना। ये बात पहले से चल रही कि इनको हटाया जाएगा, इनके जरिए GPS बेस्ड या दूसरी टेक्नोलॉजी के तरीके से आप टोल वसूलने की बात खुद परिवहन मिनिस्टर भी कर चुके हैं जी। और अब सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आई है, उन्होंने एक इस पर तल्ख टिप्पणी भी की है कि कल को आप पैसा कमाने के लिए क्या आप कनॉट प्लेस पे भी आप टोल बूथ लगा देंगे, वहाँ से भी कलेक्शन करना शुरू करेंगे क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं जी। तो इनको हटाया जाना चाहिए निश्चित तौर पे। जो भी इसकी ऑल्टरनेटिव व्यवस्था बने वो सरकार को उसको बनाना चाहिए। कितना कलेक्शन होता है, क्या उसको किसी दूसरे मत से उसको हासिल नहीं किया जा सकता? क्योंकि आप जैसे ही दूसरे स्टेट से दिल्ली के बॉर्डर पहुंचते हैं,
लंबी लाइन वहाँ पे लगी है, या वीकेंड पर भी लोग चले जाते रैंडम हैं तरीके से इधर उधर गाड़ी जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनसे टोल ये वसूला जाता है। बसें खड़ी हैं, दूसरे व्हीकल खड़े हुए हैं, और उसकी वजह से पूरा का पूरा जो ट्रैफिक है वो वहाँ पे बाधित होता है, लोगों के आने जाने और इसमें दिक्कत होती है। ये चीज़ केवल और केवल जब पॉल्यूशन है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक, तब तक नहीं होना चाहिए, ये पूरा परमानेंट इसका इंतजाम किया जाना हालांकि चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एमसीडी को कि एक हफ्ते के अंदर आप मुझे बताइए कि क्या प्रदूषण के समय, जैसा कि आपने अभी कहा कि नवंबर दिसंबर के समय क्या इन टोल बूथ प्लाजा जो है उनको बंद किए जा सकते हैं या नहीं, इसका भी जवाब देने की बात कही गई। अब देखना होगा कि क्या जवाब आता है सर।